बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। समटाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपने एंड टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है, यानी हम तो वक्त की पाबंदी ना भी करना चाहें तो हमारे ऊपर लागू होता है। मतलब 10:05 हैं तो आपने 10:05 पर यहाँ पे पहुंचना ही पहुंचना है। इसके अलावा जो है बस लेट हो जाए तो एक जगह नहीं बहुत जगह पे शोर हो जाता है। लेकिन ये चीज़ ये है कि हमें पक्का कर दिया हुआ है टाइम की पाबंदी का। सो कोशिश कीजिए आप भी टाइम की पाबंदी करें, रिजल्ट उसका हमेशा अच्छा ही आता है। हम तो ना करें तो बहुत शोर शराबा आता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी आज के प्रोग्राम की तरफ। खबरें भी शामिल करेंगे, हमारे मेहमान हमें 11 बजे ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है 11 बजे वाले सेगमेंट पे हम उन्हें भी विश करेंगे। हम आगाज़ कर लेते हैं जी प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर। चाय थोड़ा सा लेट पी लेंगे। सबसे पहले आपसे टॉप स्टोरीज शेयर करनी है, तो आ जाते हैं आज की जो हमारे पास टॉप स्टोरीज हैं। पहली खबर, 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार है। वजीर आला सेक्रेटेरिएट में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की नौजवानों से खुसूसी नशिस्त, तालीम और रोजगार में नौजवानों को तरजीह देंगे शहबाज शरीफ। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी हल्के में मुतहरिक, लाहौर का हल्का इन 127 सियासी जमातों का मरकज़ निगाह। और FBR का एक्शन, करोड़ों मालियत के स्मगल शुदा सिगरेट्स बरामद। ये हैं आज की खबरें और खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, शाहिद सिप्रा साहब और आमिर रजा खान साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, खबरों की तरफ तो आना है। वो जो हम काफ़ी देर से एक ही बात कर रहे थे ना कि अच्छा वो माहौल नज़र नहीं आ रहा, वो ग्राउंड पे वो जो इलेक्शन वाला एक मेला सा होता है वो नज़र नहीं आ रहा। वो नज़र आना शुरू हो गया है और वो इस तरह भी हो गया कि अभी शाहिद सिप्रा साहब खासे संजीदा बैठे थे। मैंने पूछा सब खैर है, तो अब जब इलेक्शन का माहौल हुआ है तो यहाँ पे भी माहौल बन गया और इनकी भी ड्यूटीज़ रात 12-12, 1-1 बजे तक चल रही हैं। तो शायद सिप्रा साहब से ही हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ओ फिर आपकी ड्यूटी लंबी हो गई है और उसका नतीजा मुझे नज़र भी आ रहा था। मैंने कहा पूछ लूँ कि आप ठीक हैं आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इलेक्शन का माहौल बनना चाहिए था वो तो नहीं बना। अच्छा। और माजी में जो इलेक्शन हुए हैं उस पे जिस तरह उससे गहमा comparison गहमी होती नहीं है है, वो बिल्कुल नहीं नहीं है। होता। आप सड़कों पे देख लें, बैनर्स फ्लेक्सिस की तादाद भी उस तरह नहीं है। फिर कॉर्नर मीटिंग जो रैलियां निकाली जाती थी एक पार्टी की दूसरी पार्टी की, वो शाहराहों पे आपको नजर आती थी, वो भी उस तरह नजर नहीं आती। अब की जो इलेक्शन कैंपेन रह गई है वो आपकी कॉर्नर मीटिंग। सर्दी बहुत है, ठहरिए एक बड़ी वजह है ना, कोई सर्दी नहीं है। मैं देखें नहीं, मैं आपको बता दूं, इस इलेक्शन के लिए कोई सर्दी नहीं है। रात के औकात में अगर 10 बजे आप दफ्तर का इफ्तिताह कर रहे हैं, आप किसी जगह पे कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ अगर 200-250 बंदा आया हुआ तो उनको सर्दी नहीं लग रही। वहाँ अगर कैंडिडेट और आपके कारकुन ओहदेदारान जो हैं साबिक बल्दियाती, अगर वो आए हुए हैं तो उनको सर्दी नहीं लग रही। बेसिकली जो इलेक्शन का माहौल बनना चाहिए था वो नहीं बना। जो आपने ड्यूटीज की बात की, वो दिन की हो या रात की हो, अभी हाई साहब की आगे सख्त ड्यूटी आने वाली है। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और दुआ करेगा और सब लोग हम अल्लाह के हजूर सर सजूद भी होंगे कि ऐसी ड्यूटी अल्लाह ताला इनके जिम्मे डाले। तो ये इलेक्शन का बेसिकली मकसद क्या है कि इस वक्त अवाम अपने मुल्क में इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट को देखना चाहती है। और जो सबसे बड़ा मसला हमारा, हम रात भी कुछ रिपोर्टर्स और कुछ हमारे दोस्त बैठे थे और इस ड्यूटी के बाद तो वहाँ जब बात हो रही थी तो महंगाई पे बात हो रही थी। सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आ रहा है वो महंगाई का हर जुबान से इस वक्त क्या है कि लोग गैस के बिल को लेकर बैठे हुए हैं, बिजली के बिल को लेकर बैठे हुए हैं। वो तो कल खुशखबरी मिली है कि कम हो जाएंगी। नहीं देखें, वो खुशखबरी मैं कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि ये 300-200 यूनिट्स ये आप छोड़ दें, इस पे नहीं जाना। ये माजी के टैरिफ ही अगर बहाल कर लें, जो कि वो भी नामुमकिन है, आपको IMF ने इस तरह आपको पकड़ रखा है, वो भी बहाल कर लें, वो स्लैब्स वापस लेकर आएँ तो फिर भी लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं। 3 से 4 हल्के शायद हाई साहब ने सर्वे किए हैं, लोगों के पास गए, हमारी टीम्स गई, पूरा ऑफिस की मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो निकलती थी। वहाँ पे कई ऐसे लोग थे जो वोट डालना ही नहीं चाहते, जो हालांकि ये जमहूरी हक है, उन्हें अपना ये राइट इस्तेमाल करना चाहिए। उनको जिस दिन पोलिंग है, जिस दिन इलेक्शन है, उस दिन निकलना चाहिए। सबसे बड़ी कामयाबी उस उम्मीदवार की होगी जो उस दिन वोटर्स को निकालने में कामयाब हो। बिल्कुल सही कहा। अगर वोटर्स नहीं निकलते, आपका टर्नआउट बहुत कम रहता है,
इसका क्या मतलब है? इलेक्शन के नताइज कुछ भी निकल सकते हैं। सर्दी माजी में भी रही है, अब भी रही है। हम इसका तासुर डाल के इलेक्शन में कहें या इंतखाबात पे सर्दी पे कह दें कि लोग नहीं निकल रहे, जलसे नहीं हो रहे। हाँ, बिल्कुल। आपके रूरल एरियाज में इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और वो भी शाम के औकात में हो रहे हैं जब ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। इसलिए मैं लाहौर की सतह पे देखूं, बड़ा शहर है, यहाँ इलेक्शन का माहौल, हाई साहब ने तो कई इलेक्शंस कवर किए हैं, 3-4 तो मैंने भी किए हैं, वो वाला माहौल मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा। चाहे उम्मीदवारों की तरफ से देख लूं, चाहे कारकुनों की तरफ से देखें, चाहे वोटर सपोर्टर्स की तरफ से देखें, अभी तक वो माहौल नहीं बना। हालांकि दिन बहुत कम रह गए, 10-12 दिन रह गए। अगर दिनों का कंपैरिजन करें तो जो माहौल होना चाहिए वो तो बिल्कुल ही नहीं नजर आ रहा। लेकिन अब ये है कि हमें शहबाज शरीफ साहब मैदान में नजर आ रहे हैं, मरियम साहिबा नजर आ रही हैं, खुद नवाज शरीफ साहब नजर आ रहे हैं। फिर अगर दूसरी तरफ देखें तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हैं, आसिफा साहिबा हैं, बिलावल साहब हैं, मतलब ऑलमोस्ट ये तमाम बड़ी सियासी जमातें जिनको कह लें, जिनके बड़े बड़े और अहम जो चेहरे हैं वो हमें सामने नजर आना शुरू हो गए हैं। खैर, कल के इजलास की बात कर लेते हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, पोलिंग डे का सिक्योरिटी प्लान तैयार, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आमिर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल शाहिद सिप्रा की बात से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ। मास भाई एक बात के वो जो ड्यूटी वाली बात थी, अच्छा वो ड्यूटी वाली बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। ये तो भाई होना है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये इसकी 12-1 बजे तक ड्यूटी 2 दिन के लिए लगी है, तो ये अब आमिर रजा को भी पसंद है। इनसे पहले मैं भी पेशगोई कर चुकी हूं, वो होना है। याद रखे कि एपेक्स कमेटी में जो कोर कमांडर है उसका नाम आमिर रजा है। वाकई। तो ये तो खैर एक अजराए तूफान मैंने बात की थी, लेकिन असल मसला ये है कि सिक्योरिटी वाकई ही पाकिस्तान में बहुत अहमियत की हामिल है। और इसमें ख़ासकर इलेक्शंस में जब बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स होती हैं, जिस तरह से शायद सिप्रा ने कहा जलसे हैं, फिर उसके बाद पोलिंग डे है। पोलिंग डे सबसे अहम वो दिन है, सबसे अहम है। और कल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी, हाफिज साहब ने भी ये बात की है, जो उन्होंने इस्लामाबाद में कन्वेंशन किया यूथ का, उसमें भी उन्होंने दहशत गर्दी सिक्योरिटी को कहा कि ये हमारी प्रायोरिटीज़ में शामिल है और उसके लिए हमें आपका तावन चाहिए। तो हमारा तावन चाहिए आपके। तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं सब लोगों से कहूँगा कि अपने इर्द गिर्द निगाह रखें, और ख़ासकर हमारे सिक्योरिटी इदारों को ये जो किराएदार आते हैं और जाते हैं और जो जगह लेते हैं और जो ठहरते हैं, इनका रिकॉर्ड मुरतब करने में ज़रा सी जो है कोताही भी जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ताउन करने को सर करें, थाने तावन करें तो फिर है ना, तावन नहीं करते होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन आप ये कहते हैं लाहौर शहर के अंदर के, आप जरा मसाफात में जाएं, कौन आया कौन गया किसी को कुछ पता नहीं। हाँ, इस बात से मैं एग्री। हमारे जो लाहौर के 3 एंट्री पॉइंट हैं लाहौर के अंदर दाखिले के, अब वहाँ पर किस किस्म की चेकिंग है, किसी को कुछ पता है कौन आ रहा है। मैं अभी आया हूँ, मुल्तान से आया था वापस, तो मुझे तो नज़र नहीं आया कोई चेकिंग, कोई ऐसी कि किसी ने कहा हो कि भाई आपके पास कोई शनाख्ती कार्ड, कोई आने जाने का रास्ता है। देखिए अब बहुत सारे मामला जो हैं वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं, ख़ासकर इलेक्शंस की जो आप गहमा गहमी कहते हैं, जिसमें शाहिद सिप्रा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि सर्दी उसकी वजह नहीं है, उसकी एक वजह सिक्योरिटी भी है। लोग अब खौफजदा भी हैं, हाँ, सही कह रहे हैं, गैदरिंग से डरते भी हैं, निकलने से बाहर डरते हैं। और ख़ासकर अभी मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब तो अब निकले हैं, मेरा ख्याल है बहुत लेट निकले वो। हाँ जी, बिलावल साहब तो बहुत पहले से जलसे कर रहे थे और वो ललकार रहे थे कि शेर बाहर निकले, चले निकल आया शेर। वो पहले वाले भी ललकारा करते थे कि वापस आए, लंदन दवाई लेने गया था, दवाई लेके आया, वापस आया, इनकी अब इनकी चीखें निकल रही हैं सबकी। तो ये जो चीज़ें हैं इलेक्शन के साथ साथ गहमा गहमी अल्लाह करे मज़ीद बढ़े, मज़ीद लोगों में जोशो खरोश हो। लेकिन एक बात और भी है ना, ये निगरान हुकूमत की कारकर्दगी है कि लोग अब कहते हैं कि इलेक्शन ना ही होते यही रहे। एक्चुअली बहुत ये मैं रात भी सीमल का भी प्रोग्राम देख रहा था, वो क्योंकि आजकल हलकों में घूम फिर रही है, उसमें बहुत सारे लोग, कोई कहता था नून लीग, कोई कहता पीटीआई, कोई कहता है पीपल्स पार्टी, कोई टीएलपी, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की कहते हैं जो हम इसी को मुतमईन है, इसी हुकूमत को रहने पे। बिल्कुल। अब काकर साहब के आने के बाद भी एज ए वज़ीर आज़म, चले बड़ी सतह पे बात कर लेते हैं, ज़रूर गैस की कीमतें बढ़ी, लेकिन डॉलर की कीमतें कंट्रोल में हुई है, नो डाउट। और पिछले 3 माह में आपके पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो 80 रुपये कम हुई हैं। ये कोई छोटी कमी नहीं है 80 रुपये का कम होना। अब लोगों को कुछ रिलीफ भी मिलना, किसी जगह से अगर आपके पास ज़रा सी कीमतें बढ़ी हैं, किसी जगह से कुछ कम भी हुई हैं, कुछ कम हुई होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। लोग तो कहते हैं खैर मुफ्त मिल जाए पेट्रोलियम, तो लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन शायद सिप्रा साहब वाली इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अगर पुराना टैरिफ ही हम लोगों को मिल जाए, ये जो नारे लगा रहे हैं, ये 300
यूनिट फ्री देंगे, कोई कह रहा है नहीं, कि ये मैं तो पॉसिबल भी नहीं है, 30 लाख चाहिए भी घर नहीं दूंगा। हमें। पहले भी हम इसी झांके में आए, इसी धोखे में आए कि जी 50 जिन्होंने लाख फ्री घर, लेने होते हैं ना वो ले 1 लेते करोड़ हैं बस। नौकरियां और ये चीज़ें मिलेंगी। किसी को कुछ मिलने वाला इस तरह से नहीं है। मेहनत से आपको सब कुछ मिलेगा, बिल्कुल। मेहनत करें। हाँ ये है कि अगर आपको कुछ रिलीफ मिले, और शायद सिप्ला वाले साहब की ये दुआ तो ज़रूर कबूल हो कि जो पुराना टैरिफ है वही बहाल हो जाए। अच्छा, मैंने कहा कहने लगे इन्होंने मेरे लिए दुआ की थी सबसे पहले, सर्वत सुजूद होने का कहा था, वही पूरी हो जाए। ये इसको मारा भी जा सकता है अखबार में। अच्छा, एक और, इलेक्शन डे पर जो हसास पोलिंग स्टेशन होते हैं आमिर भाई, उनकी सिक्योरिटी बड़ी मैटर करती है। वहाँ पे तो लड़ाई झगड़े होते ही होते हैं, आप जितना मर्जी सिक्योरिटी प्लान अपना फिक्स कर लें। और देखें अब तो लड़ाई झगड़े वाला मामला ज़रा कम हो जाएगा, मतलब कम है। अब उस तरह का एग्रेशन नहीं रहा लोगों में। इलेक्शन में जब आपकी गहमा गहमी नहीं है, जोशो खरोश नहीं है, तो ये एग्रेशन भी कम हो जाता है। अब आपको नजर आएगा कि वोटर्स की तादाद भी वो नहीं होगी जो हम माजी में वोटर्स को नजर तो आती थी। निकालना घरों से बहुत शायद बड़ी सिप्ला ने भी ये बात की है कि पोलिंग डे पर वोटर्स को निकालना बड़ी बात सबसे बड़ा होगी। जो challenge होगा। उम्मीदवार कुछ वोटर्स निकालने में कामयाब हो जाएगा, अपने तौर पे लोग घरों से निकलने नहीं वाले नहीं। निकलेंगे। एक तो लोग तंग बहुत है हालात से, हालात से तंग है। दूसरा ये है कि लोगों में एक ज़हनी तौर पे ये है कि ये इलेक्शन जो है शायद वन साइडेड हो गया है। और बिल्कुल नज़र भी सही। आता है हाँ, बिल्कुल। कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में जीतेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में अपनी जड़ें जो है मजबूत कर ली हैं। मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ नजरियाती जो है वो इस खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी तादाद में, बलोचिस्तान ज़रा मिक्स है, कुछ पीपल्स पार्टी को मिलेगा, कुछ मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। तो वो इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो लोगों के जहनों में अभी से बन गया है। बिल्कुल। जब ये रिजल्ट बन जाए तो कुछ लोग जो हैं वो फिर रजाई में से वो निकलने जरूरत से नहीं पेश करते हैं कि इनकार क्या करते हैं। वो करने कहते हैं रहने दे यार, पता तो है कि नहीं हाँ, जीतना। वही ना लोग कहते अब हैं मेरे क्या हल्के में करने मुझे पता है किसने जीतना है, क्योंकि उसके मुखालिफ उम्मीदवार ही कोई नहीं है। कोई नहीं है, बिल्कुल। तो इसलिए हमें नजर आ रही है, जो चीजें नजर आती हैं वो उस पर जोशो खरोश कैसे लेके आएंगे। जहाँ कंपटीशन होएगा जोशो खरोश भी वहीं पे होएगा, बिल्कुल ये याद सही कहा रखिए। आपने। नहीं, दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, एक जो माजी में ज़िमनी इलेक्शन हुए जहाँ पे हालात ख़राब हुए लाहौर में, जहाँ फायरिंग के वाक़यात हुए, लड़ाई झगड़े हुए, उस वक्त एक सियासी जमात जो है वो इलेक्शन में थी और वो जो उनका अग्रेशन था और उनकी तरफ से जो जिस तरह किया जाता था, आज भी अगर देखें 1 to 7 की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग 2 उम्मीदवार तो है ना, बिल्कुल। इनका कंपटीशन है। बिलावल भुट्टो भी यहीं पे हैं, आसफ जरदारी भी, आसफा भी शायद अब आई। जी मुझे बताएं यहाँ भी जोशो खरोश उस तरह नजर आना चाहिए। बिल्कुल। वो उस तरह नहीं है। वो इसलिए जिस तरह मेरे पास जो हल्का है उसमें वैसे मजमूई तौर पर तो 36 उम्मीदवार हैं, तो नून लीग का है उम्मीदवार और है ही कोई नहीं। सही। कौन सा हल्का है? ये मेरे पास PP 170 आजाद लोग लड़ रहे हैं, 36 हैं। एक नून लीग का, उसका क्या है, TLP का 7 उम्मीदवार है, जमात इस्लामी का उम्मीदवार है, और एक बाकी सारे आजाद हैं। मुझे बताएं कि अब उसमें उन 170 में क्या कंपटीशन होगा। इसलिए 1 to 8 में कंपटीशन होगा, वहाँ पे देखें आज़ाद हैसियत से भी जो लोग हैं उनके भी आपको नज़र आती हैं कंपेन्स। उसके बाद लियाकत बलोच हैं, वो भी हैं। उसके बाद ऑन चौधरी हैं, वो भी आप इन कंपेन कर रहे हैं। अब तो ये कैंपेन और ये जलसे जुलूस और ये रैलियां रहेंगी। सबसे ज़रूरी जो अब निगरान गवर्नमेंट के जिम्मेदारी है वो कल के इजलास में ही डिस्कस हुई है। हाँ, बिल्कुल। कि आपके बैलेट पेपर्स की तरसील, आपके स्टाफ को किस तरह लेकर जाना है, उनकी सिक्योरिटी किस तरह करनी है, और इसको बड़े उन पोलिंग स्टेशन तक जाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बिल्कुल, और इसकी प्लानिंग की जा रही है, खुश उसलूबी से इसको अंजाम देने की कोशिश भी की जा रही है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है काफी देर से, तो ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आ जाते हैं जी खबर की तरफ। और वज़ीर आला का मज़ार के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा, तामीराती मेयार को सराहा, मज़ार का डिज़ाइन बनाने वाले नैयर अली दादा को गले भी लगाया। मज़ार ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। मज़ार बीबी पाक दामन की बात हो रही है, ख़ास टाइम से यहाँ पे तोसी काम चल रहा था जो कि अब मुकम्मल हो गया है। शाहिद सिप्रा साहब, देखें ये साल से मंसूबा चल रहा था। हाँ जी। कई दफ़ा केस अदालतों में गया और बहुत अरसे से मज़ार बंद भी था। बंद करना तो शायद जब कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ तो उस वक्त वो ज़रूरी था, क्योंकि आपने जो पाइपिंग की है उसके बाद जो वहाँ ईंटें जा रही हैं तो वो ज़ायरीन के लिए नुकसान का बायस बन सकती थी। लेकिन बीच में जब कुछ ऐसे अयाम आए कि वहाँ पे ज़ायरीन का रश होता है या वो ज़रूरी थे, तो उनमें खोला भी गया उसको 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए। अब ये बात है कि जब
उन्होंने अपना इक़्तिदार संभाला मोहसिन नकवी साहब ने, तो उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे गए और मंसूबे सामने आए कि जो इल्तवा का शिकार है, स्टार्ट में तो यही हुआ ना कि जो इल्तवा का शिकार हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। मुझे याद है जब पहला विज़िट इनका था तो मैं साथ ही था, तो वो जो सेक्रेटरी CNW हैं, सेक्रेटरी वकाफ हैं, सब ने बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार की हुई थी। कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। उन्होंने अपनी कॉपी निकाली और उन्होंने पूछा तो ये जो आपने यहाँ वॉशरूम बनाए हैं तो वो आप मज़ार के पास क्यों बनाए, फिर तोड़ क्यों दिए? तो उन्होंने बताया कि वो मज़ार के साथ जा रहे थे, तो उनका फिर डिज़ाइन ऐसा क्यों था, इस तरह की बातें। इसका क्या मतलब था कि वो पहले स्टडी करके गए थे। अब बात आ जाती है कि ये ऐसा मज़ार था जो कई साल से जिसकी फंड्स भी जारी हुए, लेकिन केसेस अदालतों में जाने की वजह से, और बिलखसूस जो दाखिली रास्ता था जहाँ पर दुकानें थीं, लोगों के घर थे, उनसे उस अराजी को वागजार करवाना, उनका मुआवजा अदा करना और उसके बाद उस रास्ते को खोल जाना। आपका शायद जाना नहीं हुआ, मैं कल शाम भी गया था। वो बड़ा चौड़ा रास्ता हो गया। जो वो आपको पतली गली नजर आती थी वो अब आपको बड़ी चौड़ी गली नजर आती है, और उसको रास्ता बना दिया कि लोग आते हैं जाते हैं। आप बाहर खड़े होकर जहाँ से गली एंट्रेंस होती थी वहां से अब आपको मज़ार नजर आता है। अच्छा, पता चलता है। इसको किस तरह किया गया कि लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया। माजी में हमेशा ये होता था कि जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट या AC आपका आता था तो बैनर्स लग जाया करते थे, आपको याद है? एहतजाज होते थे कि हम लोग अपने घरों को खाली नहीं करेंगे, दुकानों को खाली नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ा मसला था जो मौजूदा गवर्नमेंट ने हल किया, कमिश्नर और बाकी लोगों ने। अब कल उन्होंने ये क्रेडिट जो है अपनी टीम को दिया है, उनको तो जाता ही जाता है। उन्होंने जो सेक्रेटरीज हैं, जिसमें सेक्रेटरी वकाफ है, सेक्रेटरी CNW है, नज़र अली दादा जिन्होंने उसको डिज़ाइन किया है, अब रात के वक्त में आप उसको देखें तो आपको वो ईरान और इराक में जो मज़ारात हैं उसकी सूरत में वो नज़र आता है मज़ार। जबरदस्त। तो इसलिए मेरे ख्याल में ज़ायरीन की अब आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। ये प्रोजेक्ट, अच्छा उसके बाद क्या है कि मॉडल श्राइन्स के नाम से मंसूबा बनाया गया। सिर्फ बीबी पाक दामन नहीं है, इसके बाद दाता दरबार है, बाबा बुल्ले शाह है, उच्च स्टीव दरबार है, और बहुत सारे मज़ारात और दरबार हैं जिनकी तोसी के मंसूबे चल रहे हैं। अब दाता दरबार कॉम्प्लेक्स को एक्सटेंड किया जा रहा है। उसकी एक्सटेंशन का भी जब उनकी पहली ब्रीफिंग थी उस वक्त मैं साथ था, उन्होंने कहा कि आप हमने जो अराजी लेनी है यहाँ पे कोई तनाज़ा नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अराजी लेंगे तो हम आगे सारा काम करेंगे। सही। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक तरफ आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आया, जो रोड्स नजर आए, अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस नजर आए, वहाँ पे ऐसे मज़ारात और ऐसी दरगाहें जिनकी अपग्रेडेशन थी या मंसूबे अल्तवा का शिकार थे या नए मंसूबे जो हैं वो शुरू करके, सिर्फ मकसद क्या था कि वहाँ पे चूँकि हज़ारों की तादाद में रोज़ाना ज़ायरीन और अक़ीदतमंद आते हैं, दुआएं मांगते हैं, उनकी सहूलत के लिए इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया गया है, जिसका मुकम्मल क्रेडिट जो है बिलखसूस बीबी पाक दामन दरबार का जो है वो आपकी निगरान CM को जाता है। वो आगे नज़र अली दादा को दें, सेक्रेटरीज को दें, जिनको मर्जी दें। लेकिन चूंकि मैं इतने साल से इस प्रोजेक्ट को देख रहा था, मुसलसल रुका हुआ था, ये क्रेडिट आपकी मौजूदा गवर्नमेंट का है और मोहसिन नकवी साहब। और वो जिस तरह से बार बार फॉलोअप के लिए भी जाते रहे हैं, तो नो डाउट ये बहुत लाजमी होता है कि आप काम को जितना जाके फॉलो करें और उसके नताइज देखें कि किस तरह से काम हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे काम शुरू तो हो जाते हैं आमिर भाई, वो पाया तकमील तक नहीं जल्दी पहुंचते। ऐसे ही है यहाँ पे जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वही ऐसी रेड टेप का कोई सिस्टम लगा देती है कि उसके बाद वो रेड टेप खत्म नहीं होती और एक के बाद एक आपके पास हर्डल्स आती चली जाती हैं। और शाह सिपरा ने बहुत सारे मज़ारात बताए, कुछ मज़ारात जनूबी पंजाब की भी बता दूंगा, जैसे मूसा पाक शहीद का मज़ार है, शाह शम्स तबरेज़ का मज़ार है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। तो वहाँ पर भी काम इसी तरह से हो रहा है और बहुत सारे मज़ारात हैं, जंग में भी होंगे, बाकी जगहों पे भी होंगे। और तो मैं समझता हूँ कि ये ज़ायरीन की ने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि हमारे क़ीदे में शामिल है कि हम बुज़ुर्ग हस्तियों की जो मज़ारात हैं वहाँ पर जाते हैं, दुआएं करते हैं, ख़वातीन जाते हैं, बच्चे मर्द, कुछ इस पर भी तवज्जो देनी ज़रूरी है कि वहाँ सिक्योरिटी का सिस्टम भी ठीक किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। मेरे ख्याल कुछ किया है, कुछ सेफ सिटीज़ के कैमरास लगे वगैरह तो लगे हैं, तो इसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। ये इसने बताया कि पहली मीटिंग में उन्होंने कहा ये वाशरूम्स यहाँ क्यों बन गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, शहर से बाहर से लोग आते हैं। अब जुमेरात को आप दाता साहब चले जाएं, बसें आती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, दूर देहात से। अब उनके पास वाशरूम की फैसिलिटी भी अगर अच्छी ना हो तो मुझे बताएं उनकी पाकीज़गी और पाकी कहाँ जाएगी। तो वो इसका ख्याल माजी में नहीं किया जाता था। तो मेरा ख्याल है ये
क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी को और उनकी टीम को, स्पेशली जिन्होंने दिन रात एक करके इसको मुकम्मल कर लिया। अल्लाह करे दाता साहब वाला भी और बाबा बुल्ले शाह वाला भी और बाकी मज़ारात के भी जो काम है वो मुकम्मल हो जाए। तो सिर्फ रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और ये पुल वगैरह नहीं है, मज़ारात हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस स्टेशंस पे बहुत काम हुआ है, स्कूल्स में हैं। स्कूल में चंद एक तो आपको नजर आए, लेकिन मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल्स को जो है दोबारा रीवैम्प, उन पर पैसा लगाया जा रहा है। आज भी आपके अखबार में जो है जो इसमें खबरें हैं कि फंड जारी किए गए गंगाराम को, मी हॉस्पिटल को, जी बिल्कुल, कल भी बताया गया था। तो ये चीज़ें जो है ये मेरा ख्याल है कि बेहतरी की तरफ है और यही वजह है कि अवाम कहती है कि यही गवर्नमेंट रहे। हाँ बिल्कुल है, देखिए काम होता नजर आता है ना। अब जो ज़ायरीन लाखों की तादाद में आते हैं हर माह, अगर आप इनकी तादाद को काउंट करें तो मेरे ख्याल है बहुत दाता दरबार बिल्कुल लाखों में चली जाती होगी। तो क्या ये दुआएं नहीं देंगे? बिल्कुल ऐसे तो वहाँ दुआएं मांगेंगे तो वो जितने ज़ायरीन आएंगे उनको तमाम सहूलियात मिलेगी, तो ऑब्वियसली फिर जिसने बनाया उनको तो खुद ही दुआएं मिलती है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे हमारे साथ भी। वेलकम बैक वंस अगेन। और ये मौसम है सर्दी के साथ साथ दावों का, वादों का, नारों का, और वो आपको हर जगह नज़र भी आ रहे हैं। और इनके साथ साथ मेरे ख्याल से कुछ खाने शाने भी नज़र आ रहे हैं रात के टाइम, जहाँ कहीं पे ये मीटिंग्स हो रही हैं। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने नौजवानों के साथ की है जी खुसूसी नशिस्त, और उसमें कहा है तालीम रोज़गार में नौजवानों को तरजीह देंगे। मैं ज़रा अगर कंपैरिजन करूँ तो वो लैपटॉप वाला मुझे दौर भी याद आता है। जो टैक्सीज और गाड़ियां स्पेशल निकाली गई थी, रिक्शे दिए गए थे, कहीं ना कहीं कुछ अच्छे काम थे जिनका फ़ायदा वाकई ही नौजवानों को हुआ था। शाहिद सिपरा साहब, रोज़गार क्या देंगे? माजी में भी इतनी दफ़ा वो वज़ीर आला रहे हैं, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई हैं लेकिन आज तक उनके पास जॉब नहीं है। अगर गवर्नमेंट पे होते हुए वो इस तरह के कोई चीज़ें सामने लाते कि लोगों को रोज़गार मिले या आसानियाँ पैदा हों, तो वो तो मैं तो उससे एग्री नहीं करता। और आने वाले कल में भी वो मुमकिन नहीं होगा। कहीं ना कहीं होगा कि बजट नहीं है, कहीं होगा ख़जाना खाली पड़ा है, ये इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। दूसरी बात जो आपने लैपटॉप्स की बात की वो ठीक है, तलबा व तालबात के लिए वो ज़रूरत भी है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या IT पे हमें जाना या शिफ्ट होना वो अच्छी बात है, वो उनका अच्छा इकदाम था जिसको स्टूडेंट्स आज सराहते भी हैं, हम लोग भी सराह रहे हैं। बिल्कुल। अब आ जाते हैं कि इलेक्शन में 3 चीज़ें ही होती हैं ना, महंगाई, बेरोज़गारी और उसके बाद सेहत और तालीम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर नौजवानों को उसकी बेरोज़गारी को ख़त्म करना है तो फिर आपके इतने सारे महकमे हैं, वहाँ पे आपने उसकी वैकेंसीज को क्रिएट करना है, आपने जो असामियाँ हैं उनको पैदा कर फिर भर्ती भी करना है। तो माजी में मुझे तो इस तरह का कोई इकदाम नज़र नहीं आया कि आपने इस लेवल पर जाके जो भर्ती का अमल है उसको शुरू किया हो या लोगों को रोज़गार मिला हो। हाँ ठीक है, कंपटीशन होना चाहिए, मुकाबले के इम्तिहानात हों, कोई डिपार्टमेंट जो है अगर वो भर्ती कर रहा है तो अपने डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कर ले, इस तरह कर। लेकिन उसकी क्रिएशन जो है उस डिपार्टमेंट में असामियाँ, उसकी मंजूरी देना, उनकी तनख्वाहें किस तरह चलेंगी, मराद किस तरह मिलेंगी, ये पैदा करना तो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। ये माजी में ना होता रहा है, ना आने वाले कल में कुछ ऐसा होगा, क्योंकि हमारे जो मुआशी सूरत हाल हैं इसमें बड़े पैमाने पर अगर आप लोग कहें कि रोज़गार के मौके मिलेंगे तो बहुत मुश्किल है। इस वक्त देखें, अच्छा हम दूसरी तरफ आ जाएं, नौकरियों से निकल के ताजर बरादरी की बात कर लें, कारोबारी मराकिज़ की बात कर लें। कोई बंदा कारोबार शुरू करना चाह रहा है तो ये जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, ऐसे में कारोबार शुरू करना भी नामुमकिन है। लोगों के अगले जो कारोबार हैं वो उस पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं, उनको मुश्किल हो रही है। इसलिए मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर हमारी इकॉनमी या मुआशी सूरत हाल कुछ बेहतर होगी, जिस तरह आई साहब कह रहे थे कि 80 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई लेकिन किराए कम हो गए, लेकिन उस पेट्रोलियम मसनूआत जो 80 रुपये कम हुई उसका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पे नहीं आया, बिल्कुल नहीं। आपके कपड़ों के कारोबार पे नहीं आया, आपकी ग्रोसरी पे नहीं आया, आपकी सब्जियों पे नहीं आया, हर रोज लोगों ने खरीदनी है। मुझे बताएं कि फिर देखें ना, वो सोशल मीडिया पे भी इस तरह की चीज़ें चलती हैं कि आपके पास पैसे कम हो गए लेकिन जो चीज़ एक वजह से बड़ी थी आपने उसको बढ़ाया तो उसको वापस नहीं ला रहे। इसलिए अगर तो हम कौम की हैसियत से जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और ताजर बरादरी इसको देखे, कारोबारी लोग उसको देखें, तो फिर तो मुमकिन है। जब गवर्नमेंट थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाएगी, कानून हरकत में आएगा, तो फिर यही लोग टायर उठाएंगे और सड़क बंद करके एहतजाज करेंगे। इसलिए
ओवरऑल मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आएगी, एक इन्वायरमेंट बनेगा तो फिर तो शायद रोज़गार के कुछ मौके सामने आए, अदरवाइज़ मुझे वो होते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? आपको इन नारों पर बहुत सारे लोग कर भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों को करना भी मजबूरी में पड़ता है, लेकिन अभी आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ सुहाने ख्वाब ही दिखाए जा रहे हैं। ये याद रखें, ये ख्वाब ही हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ। वेलकम बैक। तो कुछ सियासी माहौल है तो मेरे ख्याल से अगली खबर भी ऐसी ही शामिल कर लेते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफ भुट्टो जरदारी हल्के में मुतहरिक हैं। 127 पर बहुत सारे लोगों की नज़रें भी हैं। आमिर भाई, बिल्कुल आपने सही कहा, नज़रें सबकी हैं इस हल्के में, और शायद सिप्रा ने इसका जिक्र भी किया था शुरू की खबर में जब जिक्र हो रहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि वो जो हालात था, जो हम समझ रहे थे कि शायद पॉलिटिकली बिल्कुल ही नून लीग को जो है वो खाली ग्राउंड मिलेगा, वो खाली ग्राउंड एक बिलावल के आने से ज़रा सा फील हुआ। तो वो खाली तो नहीं मिला, अब उनका कोई तो कंपटीशन है, तो इससे लोग भी इंजॉय कर रहे हैं उसको। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है खुलकर सामने भी आ रही। चलें किसी हद तक अगर मंशूर दिया है तो इस वक्त पीपल्स पार्टी ने दिया है। मुस्लिम लीग नून का तो अभी तक मंशूर भी सामने नहीं आया क्या है, और उन्होंने भी बड़ा चैलेंजिंग किस्म का और उसी किस्म का बनाया जिस किस्म का माजी में एक जो थे शख्स वो वादे किया करते थे कि 50 लाख घर देंगे, इन्होंने कम करके 30 लाख कर दिए घर। उन्होंने कहा था कि 300 तक यूनिट बिजली फ्री देंगे, इन्होंने भी 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे दी। और ये सारे ख्वाब ख्याल की बातें हैं, फ्री आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हमने लोगों को आम लोग कह रहे हैं कि हम खुद कमा रहे हैं, हम खुद खा रहे हैं, बाद में भी हमने यही कुछ करना है। हमने लोगों को लंगर खानों पे लगा के देख लिया, ये हमने उनको गरीब घर बना कर देख लिया। ये इस तरह किसी काम नहीं चलेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगी, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि कौम के लिए मेहनत करना पड़ेगी। और जब भी शायद सिप्रा इससे पहले खबर पे जिक्र कर रहे थे, जब शहबाज शरीफ का जिक्र हो रहा था, इन्होंने कहा कि बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म करना है। तो शायद सिप्रा साहब, ये जो मैं माफ़ी के साथ जो लोग डिग्रियां हम लेके आते हैं भाई, क्योंकि मैं तो MA डबल MA किया, हिस्ट्री में किया, पॉलिटिकल साइंस में किया, उसकी अब ज़रूरत कम होती चली जा रही है और उसकी ज़रूरत रह नहीं रही है। अब आपको टेक्निकल ग्राउंड्स पर डिग्रीज लेना है, बच्चों को सिखाएं, बच्चों को बताएं। देखें, इस साल हमने 3.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की है आपके IT के शोबे में, और ये बढ़कर 18 अरब डॉलर तक जा सकती है और आपका सारा डेफिसिट ख़त्म हो सकता है। इंडिया ने इस पर बहुत काम किया है, सिलिकॉन वैली बनाई, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को इस पर ट्रेन कर लिया है। अब हैदराबाद उसका दारुल-हुकूमत समझें आप, उस सिलिकॉन वैली का वहाँ पर मौजूद है। दुनिया भर में अब लोग इस तरफ चले गए हैं। आपका AI का सिस्टम जो है, अभी तक हम उसी रवायती तलीम की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल शायद सिप्रा ने इस तरफ भी पॉइंट आउट किया कि लैपटॉप ज़रूरत थी, बच्चों को उसकी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। फायदा हुआ स्कूल की सतह से अब हमें ये कंप्यूटर का, सिर्फ मैं सरकारी और गैर सरकारी की बात, कंप्यूटर लैब्स भी बनी थी एक दौर में स्कूलों में, अगर आपको याद होगा। वही मैं कह रही ना, और उसका सामान बिक भी गया। अगर आप जुनैद रियाज की खबरें देखें तो चल नहीं रही हैं, बंद पड़ी हैं। अभी पिछले दिनों निगरान वज़ीर आला ने एक जगह छापा मारा था, तो लैब में जाले लगे हुए थे, बंद पड़ी थी। तो लोग काम नहीं करते हैं। जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। वो चाहे टीचर हैं, चाहे किसी शोबे में हैं, वो काम करना सीखें। इनको काम कराने के लिए मोहसिन नकवी जैसा जो एक करैक्टर है वो चाहिए, और शहबाज शरीफ आए, बिलावल आए, कोई आए, हमें इससे गर्ज नहीं है। शायद सिप्रा ने कहा कि रोज़गार के मौके पैदा करें, तो मैं वालदैन से भी कहता हूँ कि अपने बच्चों की जो स्टडी है उसको भी आप टारगेटेड कर लें। अब आप उसको ये कि वो स्कूल चला जाता है, कॉलेज चला जाता है, पढ़ता तो है, रात को बैठ के नोट्स भी बना रहा होता है, उससे निकलें। कोशिश करें कि वो बच्चा किसी एक गोल को टारगेट करे और उस पर अमल पैरा हो। डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, IT एक्सपर्ट बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, उसकी ट्रेनिंग उसी तरीके से कराएं। और अगर वो पढ़ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। तलीम जितनी आम होगी उतना हमारा माशरा तरक्की करेगा, रोज़गार के मौके साथ के साथ पैदा होते चले जाएंगे। मैं शायद सिप्रा साहब की इस बात से भी बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ कारोबार जो हैं वो आजकल मंदी का शिकार हैं, लेकिन कुछ कारोबार ऐसे जो हम देखते हैं दिन ब दिन तरक्की करते चले जा रहे हैं।
अब आप मुझे बताएं, आप बाज़ारों में चले जाएं, क्या आपको बाज़ारों की रौनकें कम होती नज़र आती हैं? आपको गुजरने की जगह नहीं मिलेगी। आप जाएं तो कारोबार चल रहे हैं, ताजर कमा रहे हैं, लेकिन ताजर आगे डिलीवर नहीं कर रहे हैं, हुकूमत के लिए भी, अवाम के लिए भी, ममलकत के लिए भी। तो इसने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया था इस बात को कि हमारी ताजर बरादरी की जिम्मेदारी है। अगर पेट्रोल 80 रुपये नीचे आया है तो आपने कीमतें कितनी कम की? क्या आपने किसी को रिलीफ दिया? आप रिलीफ देते नहीं हैं, टैक्स आप नहीं देते हैं, या टैक्स आप चले देतेंगे, मेरा ख्याल है ताजरों से ज़्यादा टैक्स तो हम तनख्वाहदार लोग देते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसके बावजूद अगर आप लोगों को रिलीफ नहीं देंगे तो गवर्नमेंट क्या मैकेनिज्म बनाए, मुझे बताएं। कैसे रोज़गार बढ़ेगा, कैसे कारोबार बढ़ेगा, पैसा मार्केट में आएगा? मैं तो खुश होता हूँ ये इलेक्शन में फ्लैक्स लगी है तो मैं कहता हूँ गरीबों तक पैसा आया। कोई फ्लैक्स लगाने वाला है, कोई फ्लैक्स बनाने वाला है, कहीं रोटी को टेंट को तंबू कनाता वो सारा है ना, आया ना। हाँ, तो वो इसको और गेमी बढ़ाए, इनके और पैसे लगवाए, इन्होंने बड़े चाय उबले हुए अंडे, ये चीजें जो है आप डेरों में बड़े कमाने हैं, इनके और लगवाए पैसे। वही शायद से और चीजें बताएं, गाजर का हलवा बताएं, हलवा हम तो खा नहीं सकते, क्या तुम तो बताते रहो। सही है, भाई साहब का वक्त आने वाला है, इंशाल्लाह खाएंगे, बहुत जल्द आएंगे। और मैं जो आप शुरू में कर रही थी बात के करके, वो पंजाबी की मिसाल है कि करके खावनी ऐसी, वो अब लोगों का वो कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। देखिए जब आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, लोग तो ये कहते हैं ना कि छोटा कारोबार है, बड़ा कारोबार है, तनख्वाहदार तबका है, तो हाई साहब भी थोड़े दिन में इस पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर रखे। ये बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, मेरे ख्याल से ये हो ही जाना है। थैंक यू सो मच नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे आप। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। सो अभी जो मौजूदा सीज़न चल रहा था उसमें बहुत सारे लोग स्टिल स्मॉग से मुतासिर हुए भी और हो भी रहे हैं। अच्छा जी, अब ऐसे में कुछ लोग मुसलसल परेशान हैं कि आंखों में स्मॉग की शिद्दत में कमी भी आ गई है, तो आंखों में चुभन बहुत ज़्यादा रहती है। और इसके अलावा कुछ हम डिफरेंट मसाइल पर भी बात करेंगे, और इस तमाम डिस्कशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको हम मैक्सिमम आगाह कर सकें। अगर कुछ सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि काला मोतिया उनको कब हुआ, इलाज भी नहीं कोई कराया, और वो जो है उसकी संगीनी जो है उसका सामना करना पड़ जाता है। कोई भी मर्ज हो, अगर आप उसका बर वक्त इलाज करा लें तो उसमें आपको बहुत हद तक चांसेस ये होते हैं कि आप उसमें शिफा हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि हम जल्दी किसी चीज़ की तरफ जाना ही पसंद नहीं करते। नज़ला ज़ुकाम बुखार की सूरत में तो आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब ये कुछ आंखों के अमराज ऐसे हैं कि आप ज़रूरत ही नहीं, आपको जब बिल्कुल ही एंड पे आ जाता है तब आप जाते हैं जी किसी डॉक्टर के पास। सो कुछ सिम्टम्स भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ तरीका इलाज भी डिस्कस करेंगे, और आजकल जो लोगों की शिकायतें आ रही हैं इस पर भी बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑफ्थेमोलॉजी म्यू हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट है प्रोफेसर डॉक्टर मोइन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, एक केयर जो सभी को करनी है आंखों के हवाले से, आजकल भी स्मॉग और पीछे तो बहुत शिद्दत रही, सो हम लोगों को मजमूई तौर पर अपनी आंखों का ख्याल किस तरह से रखना है? देखिए, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया कि स्मॉग क्या करती है। स्मोक है जो कि आपके मिक्स हो जाती है पार्टिकल्स के साथ जो सस्पेंडेड है, और आंखों के अंदर जब वो जाती है तो उससे आपका एक केमिकल रिएक्शन बनता है, जिससे बॉडी तो बेसिक चाह रही होती है कि जो पानी या गर्द वगैरह है वो उसको बाहर निकाल दे। तो उसको निकालने के लिए बॉडी केमिकल बनाती है जिससे पानी एक्स्ट्रा आता है, लोगों को पानी होती है, खारिश आता है, लेकिन उसकी वजह से लोगों की नज़र धुंधलाना शुरू हो जाती है और इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने पूछा क्या अहम चीज़ है कि एक तो जो बाइक पे जाते हैं, मोटर बाइक पे जाते हैं, उनको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, ताकि देखें जितने पार्टिकल्स जितनी रफ्तार से तेज़ी से आते हैं आँख के अंदर, तो उसकी वजह से डायरेक्ट वो अंदर करते हैं। और दूसरा, अगर आपको ये हो रही है तो फ्रीक्वेंट आई वॉशेस ज़रूर करें, जिससे कि आपका ये जितना मवाद गया है, गंद गया, वो निकल जाए बीच में से, क्योंकि उसका निकलना बहुत जरूरी है। और जस्ट आपको सादे पानी से ही आंख, जी सादे पानी से आप कर लें तो उससे हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अलामात नहीं जा रहे हैं, आंख सुर्ख है, ठीक नहीं हो रही, तो फिर ऑब्वियसली खतरों की जरूरत है, जो कोई एंटी एलर्जी हो सकते हैं या कोई एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ सकती है। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा, अभी हम देख रहे हैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में प्लेग्राउंड्स वगैरह, प्लेग्राउंड्स हो भी ना हो, ग्राउंड्स में वैसे ही स्टूडेंट्स बाहर जो आते जाते हैं, और इसके अलावा रास्ते में जो लोग बाइक पर आते जाते हैं, उनके लिए अगर हम कहें कि स्पेशल ग्लासेस वगैरह भी अगर वो इस्तेमाल कर लें
तो ये मौसर है? जी, एक तो जिनकी अपनी ग्लासेस होती हैं वो तो पहनते ही हैं। 0 नंबर की ग्लासेस या टिंटेड ग्लासेस जिस तरह होती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके एक बैरियर बन जाती हैं, जो कि सामने से डस्ट आ रही है वो आपकी आंखों में नहीं जाती। और उससे एक होती है प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिस तरह कोई वेल्डिंग कर रहा है उनके लिए होती है, वो पॉलीकार्बोनेट की थोड़ी मोटी होती हैं, तो वो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो किसी ऐसी चीज़ जो आपकी आंख में जाके आंख ज़ाया हो सकती है, या तो किसी को अगर चिंगारी है कि जो निकली है आंख के अंदर जाती है, आंख के अंदर जाके उसको जंग लग जाता है आंख को अंदर से जाके, तो उसकी वजह से जा सकती है, तो उनके लिए प्रोटेक्टिव ग्लासेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नॉर्मली हमारे यहाँ रिवायत नहीं है, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी आईसाइट कब वीक हुई, कितना अरसा हो गया, क्योंकि कभी किसी ने चेकअप कराने की जरूरत नहीं महसूस की। कुछ सिम्टम्स आप डिस्कस करेंगे कि कब कब हमें आंखों का मुआयना कराने की ज़रूरत दरपेश होती है? अगर आपको ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो ज़रूरी आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। देखिए, 2 सबसे अहम उम्रें हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है, एक बचपन में और दूसरा 40 साल के बाद। बचपन में बच्चे आएंगे, पता लगा जी स्कूल से होमवर्क ठीक नहीं हो रहा उनका, उनकी राइटिंग ठीक नहीं चल रही, गलतियां कर रहे हैं, उनको मार भी पड़ जाती है टीचर से, तुम जानबूझ के कर रहे हो। होता क्या है, बाद में जाते हैं कि पता लगा जी सिर्फ ऐनक का नंबर था। एक बहुत सिंपल चीज़ थी जो कि हमने पकड़ी नहीं, लेकिन उसकी वजह से बच्चे ने सफ़र किया, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डाउन होगी, क्योंकि उसने जो पढ़ना था उसे समझ ही नहीं आ रही थी। और वो होता क्या, वो आगे उनके अलामात ये होंगे, टीवी के करीब जाके खड़ा हो जाएगा, उसने कोई दूर से चीज़ नहीं देखेगा, फिर उसको कई बार हेडेक शुरू हो जाएगी, उससे उसको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो हैं उनको हमें देखने की ज़रूरत है कि और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों में जिनका प्लस का नंबर होता है उनकी आंखें महंगी भी हो जाती हैं, टेढ़ी हो सकती हैं, जो कि एक्चुअली वो दूर पे नज़दीक वाला फोकस करना चाह रहे हैं, जिससे उनकी आंख वो अंदर की तरफ फिर जाती है। तो ये तो बच्चों में आ गया। बड़ों में 40 ईयर्स में जाके आपको नज़दीक की ऐनक लगती है, चूँकि आपके जो मसल हैं जो आपको नज़दीक दिखाते हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं 40 के ऊपर। तो लोग कहते हैं मैं पढ़ रहा हूँ मुझे नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा दूर ले जाऊँ तो मेरा क्लियर होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि वो आपसे फोकस नहीं हो रहा, और कई बार जब वो ज़्यादा हो जाता है तो लोगों को मुस्तकिल हेडेक रहना शुरू होती है। कुछ ही मैंने कुरान शरीफ पढ़ रहा था तो मुझे सर में बड़ी दर्द हो रही थी, थोड़ी देर बाद धुंधला होना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। लोग समझते हैं कोई ऐसी बीमारी लग गई है, लेकिन वो बड़ी सिंपल चीज़ है जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, या नज़दीक की प्रॉब्लम है, वो आती है। सही। सो इसके लिए फिर अगर पता चल जाए तो आपने क्या क्या मेजर्स लेने हैं? क्या अगर आपको कोई भी अलामत आ रही है, सबसे पहले आपको यही है कि डॉक्टर को चेक ज़रूर कराएं। आपने ऐनक का नंबर हमने चेक करना है कि ऐनक का नंबर की वजह से कम है, और कई बीमारियां ऐसी हैं जो कि आंखों की हैं, जिससे हमने पहले भी जिक्र किया, काला मोतिया एक बीमारी है जिससे आंख के अंदर प्रेशर या दबाव ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमने एक्सक्लूड करनी होती है कि ये हेडेक या स्ट्रेन उसकी वजह से तो नहीं पड़ रहा। ठीक है, ठीक है। अब मुझे काला मोतिया की कुछ अलामात बता दीजिएगा कि इसकी अलामात क्या हैं? काला मोतिया, देखिए नाम बंदे को एक तो सबसे पहले बंदा समझता सुनता है तो बंदा कहता है ये काला क्यों है, ये काली क्या चीज हो जाती वो है। इंतजार कर रहे होते हैं, हमें तो आंखें बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही हैं, देखने से काली तो नहीं हुई, हमारी आंखें तो काली नहीं हुई, और वो काली आंख काली नहीं होती, जो आपकी दुनिया है वो काली होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो साइडों से, आप समझे कि आपकी आंख में साइडों से अंधेरा आना शुरू हो जाता है, उसको पेरिफेरल जो फील्ड है वो आपका कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोग्रेसिव है। लेकिन इसमें 2 किस्म के आते हैं काले मोतिये, एक है जो कि एक अटैक की सूरत में आता है, और एक है जो कि ऐसे ही साइलेंट थीफ है, जिसको कहते हैं कि खामोश कातिल है आपकी नज़र का, आपको पता भी नहीं लगता, और जब तक आपको पता लगता है तो पता लगता है कि आपकी नज़र तो 50% से ज़्यादा जा चुकी है, इससे ज़्यादा जा चुकी है। लेकिन नुकसान ये है कि जो चली जाती है वो परमानेंट है। ठीक है। अगर आपको कहें कि मैं सर्जरी से वापस लाना चाहूँ तो वो नहीं आती, लेकिन आपको पता ही नहीं लग रहा होता, जब वो लॉस हो रहा है उस वक्त नहीं पता लग रहा। तो इस वजह से उसके लिए स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोग जिनके खानदान में किसी को काला मोतिया है वो लाजमी जाके चेक कराएं। डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहें कि अगर आपको ये फील हो रहा है तो आपको जरूर जी, वो सॉरी वो मिस हो गया कि हमने कि एक लोग हैं हेडेक होती है, उनको आंख में प्रेशर या दबाव फील होगा कि मुझे ये हो रहा है, तो उसकी वजह से एक ये भी है कि कई लोगों की ऐनक का नंबर फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा हो तो उनको भी काले मोतिये की वजह हो सकती है। ये वो है जिनके लिए अंदर ये साइलेंटली चीज़ें चल रही हैं। एक होता है जो अटैक की सूरत में आता है, उसके अंदर आंख एकदम सुर्ख हो जाएगी, नज़र एकदम धुंधली हो जाएगी, लाइटों के अराउंड आपको हेलोज या कलर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और बड़ी पेनफुल आई, कई लोगों को नोजिया वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है। उसकी तो अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है,
वो तो बहुत दिनों में आपकी नज़र ख़त्म कर देगी। सही। तो लेकिन उसमें ये तो मरीज एक्सट्रीम चला है। जाता है, एक्सट्रीम है, लेकिन उसमें भी जितनी देर से जाते हैं और अपना नुकसान आप कर चुके होते हैं। सही। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अटैक की सूरत में कोई चीज़ आती है वो दिखाना, और एक है जो स्लो सिम्टम है, दो अलग चीज़ें वो हमने पकड़नी है। ठीक है। अच्छा जी, अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो आपको इन सिम्टम्स पे बहुत ज़्यादा गौर रखना है और फौरी तौर पर डॉक्टर से रिज्यू करना है, आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। अब लोग खौफजदा भी हो जाते हैं, सो क्या ये काबिल इलाज है? मरीज आते हैं, जब उनको बताया जाता है कि हाँ जी आपको काला मोतिया हो गया है या हो सकता है, तो वो बहुत अपसेट होते हैं और उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या मैं अंधा हो जाऊंगा। तो मैं उनसे वही आंसर है कि जिसको क्या शुगर है वो क्या जल्दी उसकी डेथ हो जाती है। जब से दवाइयाँ आ गई है, ट्रीटमेंट आ गई है, तो आप हर चीज़ का इलाज है। तो काले मोतिये का भी इलाज है, सिर्फ शर्त यह है कि आप उसको दिखाएं और उसका इलाज कराएं। होता यह है कि मरीज को कुछ अलामात नहीं होते, हम उनको कतरे देते हैं डालने के लिए, वो उस पर ख्याल नहीं रखते और उसकी वजह से नुकसान होता है। तो हमने उनको यही कहना है कि जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, आपने कतरे उसी तरह बाकायदगी से डालने हैं, लेकिन इसको मॉनिटर जरूर कराना है। वो कहते हैं कि हम तो डाल रहे हैं, हमें तो जाने की जरूरत ही नहीं, हमें तो कुछ है ही नहीं। तो वो हर 2-3 महीने बाद हम उनको चेक करते हैं, देखने के लिए कि काले मोतिये में ऐसे है कि जिस तरह आंख के अंदर एक पानी सर्कुलेट कर रहा होता है, तो उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उसका दबाव यानी है कि जिस तरह टायर का प्रेशर है उसका दबाव ज़्यादा है, जिस तरह ब्लड प्रेशर है बॉडी में, तो ये आंख का प्रेशर है, यानी कि आंख का ब्लड प्रेशर कह लें, लेकिन क्योंकि ब्लड नहीं है, ये आंख का अपना है। तो वो पीछे जो नर्व जा रही है, तकरीबन 1.2 मिलियन नर्व्स जाती है आपकी ब्रेन में, तो वो डैमेज होना शुरू है, दबना शुरू हो जाती है, तो उससे आपकी ये स्लोली डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा, अगर कई लोग आते हैं कि हमें तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमारी ब्लाइंडनेस आ गई है काले मोतिये से, इसका कोई ऑपरेशन कर दे, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टाइम रिवर्स नहीं हम कर सकते हो सकता। सही। तो इसके लिए क्या कोई एज भी होती है कि किसी भी एज में ये हो सकता है? काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो कई लोगों को कंजेनिटल पैदाइशी भी होता है, कई लोगों को बहुत अर्ली एज में होता है और कई लोगों को मेजॉरिटी को 40 इयर्स के बाद आता है, वो बीच में भी आ सकता है। इसमें अब अहम चीज़ एक बहुत ज़्यादा है कि कई दवाइयाँ हैं जो हम डालते हैं या कई बहुत ऑफ द काउंटर आपको मिल जाती है, हाँ जी ये दवाई डाल लें आप तो ठीक हो जाएगा, सुर्खी आई है वो डाल लें। उसमें एक दवाई है स्टीरॉइड्स, अगर स्टीरॉइड्स डाल दें तो पॉपुलेशन के 10-20% लोग हैं जिनको उसकी वजह से आंख में प्रेशर ज़्यादा या काला मोतिया डेवलप हो जाता है। तो कई समझते हैं कभी भी आई दवाई तो ये कभी भी डाल ली, तो हमने कई ऐसे भी देखे हैं जो उसकी वजह से ब्लाइंड हो गए कि उन्होंने वो दवाई शुरू कर दी एलर्जी के लिए जो कि स्टीरॉयड की सूरत में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने स्टीरॉयड्स अगर डालने हैं तो एहतियात से डालने हैं, अगर डालने हैं तो डॉक्टर की मशवरे से डालने हैं। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस तरह की चीज़ों का तो आप इस्तेमाल ही ना कीजिए। डॉक्टर साहब, रिकमेंडेड क्या है अगर हम आम लोगों को ये सजेस्ट करें कि उनको अपनी आंखों का मुआयना कराना ही कराना है, तो क्या टाइम ड्यूरेशन है जो आप रिकमेंड करेंगे? एक, अगर आपके बच्चे हैं जब वो स्कूल गोइंग एज में जाते हैं तो उनका अगर सपोज अगर आप ऐनक नहीं भी चेक कराते तो आप कम से कम एक आंख बंद करके अलग-अलग से उनको कोई चीज़ पढ़वा के ज़रूर देखें कि दोनों आंखों में नज़र इक्वल है और उनको चीज़ें नज़र आती है कि नहीं आती। तो हमारे हिसाब से स्कूल में जाने से पहले एक बार, या जब स्कूल में जाके वो पढ़ देते एक बार ऐनक का नंबर चेक होना ज़रूरी है। 40 इयर्स पे जाके आपकी हम नियर की ऐनक चेक करते हैं और आपका प्रेशर भी देखते हैं कि काला मोतिया तो नहीं है। बीच में किसी भी एज पे अगर आपको लगे कि आपकी आई हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, आपको देखने में प्रॉब्लम है, पढ़ने से स्ट्रेन पड़ रहा है या नीचे चीज़ें पढ़ी नहीं जा रही, स्टूडेंट्स हैं उनसे नहीं पढ़ा जाता, चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, हेडेक एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, जिनको ग्लासेस लगनी होती है उनको हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा लोग तो इसी वक्त आते हैं, बीच में आप किसी ना किसी वक्त 10 या 20 साल की उम्र में अपनी कम से कम एक बार विजन चेक करा लें, तो उससे आपको कम से कम एहतियात होती है। चूँकि बच्चों में एक एंटिटी है जिसको कहते हैं एम्ब्लायोपिया या लेजी आई, तो कई बार एक आँख और दूसरी आँख में नंबर का फ़र्क होता है, तो एक आँख जो है वो पीछे रह जाती है चूँकि उसको नज़र नहीं आता, लेकिन लोगों को पता ही नहीं लगता क्योंकि एक आंख से आप सारी दुनिया के काम कर सकते हैं। तो इस वजह से कई बार हमारे पास 15 साल बाद आता है, वो कहता है जी मुझे पेंसिल लगी है तो मेरी नज़र चली गई है। हम देखते हैं तो पेंसिल का तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ऐनक का नंबर निकालते हैं तो +5 का नंबर एक साइड पे, एक पे 0 है। जो जिस पे +5 आता है उसमें उसे देखने की आदत ही नहीं पड़ी होती, तो वो कम रह जाती है, तो वो भी हम रिकवर नहीं करा सकते। पार्शियली उसमें रिकवरी आती है एम्ब्लायोपिया में, लेकिन अगर वो 10 साल से नीचे हो तो उसकी बाकायदा थेरेपी है जिसको पैचिंग कहते हैं। एक आंख को बंद करा के फिर उससे हम
फोर्स करके दूसरी को दिखाते हैं तो उससे वो रिकवर हो जाती है। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे डॉक्टर साहब देखने वालों को? देखिए, जिस तरह आपने पहले कहा कि नज़र और आंखें आपकी बहुत बड़ी नेमत है, इनकी केयर करना हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है। उनको अगर आपको कोई लगता है कि आपको नज़र में धुंधलाहट है तो लाजमी चेक कराएं, आंखों को वॉश करें, उनमें से अगर कोई डस्ट पार्टिकल वो जाते हैं, अगर आप बाइक पे जाते हैं तो केयरफुल हों कि आप उसके अंदर ग्लासेस लगाएं ताकि डस्ट ना जाए, और अगर कोई काम ऐसा करते हैं जिसमें वेल्डिंग करते हैं तो अपनी सेफ्टी ग्लासेस लाजमी लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है, चूँकि आंख चलेगी तो आप तो डिपेंड ही उसी पे करते हैं, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि जो एक मोबाइल है, सेल फ़ोन है, उनका इस्तेमाल स्पेशली 10 साल से बच्चों में बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और एक कहते हैं 20-20-20 रूल के हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट पे देखें तो आपकी आंखें रिलैक्स होती हैं, जिससे आपके मसल्स जो है ना वो स्पैज़म में नहीं आते और उससे आपको हेडेक और आंख आपकी हेल्दी रहती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही ज़बरदस्त मशवरे भी आपने दिए हैं, और जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई हैं प्लीज़ इनको फॉलो भी कीजिए, और अपनी जब आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स महसूस हों तो फौरी तौर पर आप आंखों का मुआयना भी कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके थैंक यू वेरी मच के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक होगी, हम आपको एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। खुश आमदीद नाज़रीन, आप हर रोज़ हमारी स्क्रीन पर डिफरेंट टीवी चैनल्स पर बहुत सारे ऐसे नाखुशगवार वाक़यात देखते हैं कि फ़लाँ घर में आतिशज़दगी हुई और इतनी कीमती जानों का ज़िया हो गया। सर्दियाँ हैं और हर कोई सर्दी की इतनी शिद्दत में हर किसी की कोशिश होती है कि अपने घर में हीटर चलाएं। सो ऐसे में बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात, आज सुबह भी एक वाक़या हुआ है सब्ज़ाजार के इलाके में। सो आप एहतियात जितनी मर्ज़ी कर लें, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कहीं आपसे कुछ ना कुछ ऐसी कोताही हो ही जाती है। सो एक बहुत बड़ी चीज़ जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, अपने घर बनाते हुए कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। सो वो कौन सी ऐसी हमारी बेहतियाती है जो लोग घर बना रहे हैं, घर बनाते हुए उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि प्रॉपर वेंटिलेशन भी रहे, और इस तरह के वाक़यात खुदा न खास्ता अगर हों तो वो जो इतने बड़े लेवल पर हम देखते हैं कि नुकसान होता है, उसका जो है उसको रोका जा सके। हमारे साथ हमारे आज के जो मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, सिविल इंजीनियर हैं सिकंदर इकबाल साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। थैंक यू सो मच सिकंदर साहब। कुछ गाइडलाइंस आपसे चाहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं मतवातर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। सो कौन कौन सी खामियाँ होती हैं जो रह जाती हैं जब हम घर बना रहे होते हैं, जो इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। अच्छा, अब सिर्फ घर की बात नहीं है, हम बिल्डिंग्स की बात करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि वाक़यात जो हो रहे हैं वो सिर्फ घरों तक महदूद नहीं है। हमने भी पेशावर में देखा, एक मोबाइल मार्केट में आग लगी चंद दिन कबल। हमने कराची में देखा, आयशा मंजिल में फर्नीचर मार्केट में आग लगी। जी बिल्कुल। लाहौर में हमने देखा, हाफिज़ सेंटर और पेस में हम देख चुके हैं। और तो ये अफसोसनाक वाक़यात जो है वो ना सिर्फ घरों में, हर तरह की इमारतों में ये वाक़यात हो रहे हैं। तो हमें इसमें जो कंसिडरेशन की ज़रूरत है वो डिज़ाइन की स्टेज के ऊपर हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को, कि ये पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि ये सारे जो वाक़यात हैं ये कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं है, ये हमारी अपनी नेग्लिजेंस है, हमारी अपनी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से ये वाक़यात होते हैं। तो बिल्डिंग्स जो होती है, चाहे वो घर है चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग है, ये एक इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग की प्रोडक्ट है। हम लोगों का मसला ये कि हम कंस्ट्रक्शन को बहुत कैजुअल लेते हैं, हम कंस्ट्रक्शन को सीरियस नहीं ले रहे कि ये एक इंजीनियरिंग आइटम है, तो हम प्रोफेशनल्स को इंगेज नहीं करते। तो पहले तो आप जब भी कंस्ट्रक्शन करें तो आप उसको डिज़ाइन करें। डिज़ाइन से मुराद ये है कि सिर्फ आर्किटेक्चरल लेआउट नहीं, इंजीनियरिंग डिज़ाइन जिसमें पूरी कैलकुलेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिकल की हम बात करें, ज़्यादातर जो आग लग रही हैं वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगती है। अब शॉर्ट सर्किट को समझने की ज़रूरत है कि शॉर्ट सर्किट है क्या, क्यों शॉर्ट सर्किट होता है। हमारी जो इलेक्ट्रिकल केबल्स होती हैं, वायर्स होती हैं, उनके ऊपर एक इंसुलेशन होती है। जब वो इंसुलेशन डैमेज हो जाती है तो क्या होता है कि करंट का रूट जो होता है वो किसी और रूट से करंट गुजरना शुरू हो जाता है। जब किसी और जगह से गुजरेगा तो हीट जनरेट होगी, जब हीट जनरेट होगी तो वो फायर में कन्वर्ट होगी। तो हमें शॉर्ट सर्किट को रोकना है। अब शॉर्ट सर्किट के रोकने के लिए आपको, अगर आपकी यूटिलिटी आप पहले डिज़ाइन करें, अपनी इंजीनियरिंग प्रॉपर करें, इलेक्ट्रिकल लेआउट्स प्रॉपर बनाएं, आप अपने प्लम्बिंग के लेआउट्स, अपने वाटर सप्लाई के, सीवरेज के, आपने इंश्योर करना है कि किसी तरह से भी मॉइस्चर ना आए किसी जगह पे, क्योंकि आपको पता है कि वाटर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जहाँ से पानी इसको मिलेगा, कहीं से डैम्पनेस मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, तो वो करंट जो है ना वो वहाँ से फ्लो कर सकता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ प्लम्बिंग के हमने देखे हैं इशूज़ घरों में आते हैं, बिल्डिंग्स में लीकेजेस हो रही हैं, सीपेज आ रही है, मॉइस्चर हो रहा है, डैम्पनेस हो रही है। हमारे सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं जहाँ पे डीबीज़ बनी हुई हैं वहाँ पे भी इश्यूज़ आ रहे हैं। ये
तो हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है। फिर हमारा चूँकि लोड कैलकुलेशन नहीं होती है, पुरानी बिल्डिंग में हमने देखा है, घरों में हमने देखा है कि एक सॉकेट है, उसके ऊपर 4 प्लग लगाए हुए हैं, हमने जो है वो 2 एक्सटेंशन भी लगी हुई हैं, उसके ऊपर लोड इतना डाला हुआ है, उस लोड के लिए वो डिज़ाइन नहीं है। जब बहुत ज़्यादा लोड अब ओवरलोड करेंगे किसी चीज़ को तो वो रिजल्ट करेगा, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट से वो फायर में कन्वर्ट होगा। तो चूँकि अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा लोगों में ट्रेंड आ रहा है, शोर आ रहा है कि वो पहले डिज़ाइन करवा रहे हैं, डिज़ाइन करते हैं कि लोड के मुताबिक चीज़ें यूटिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। इसी तरह हमारी जो डीबी होती है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कहते हैं, उसमें भी जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उसकी कैपेसिटी के मुताबिक लगे हों जितना रिक्वायर्ड है। अगर आपका सर्किट ब्रेकर उसकी रेटिंग कम है, वो बार बार ट्रिप हो रहा है, इसका मतलब कि वो ओवरलोड हो रहा है। फिर हम देखते हैं घरों में लोग अपनी चीज़ों को प्लान नहीं करते, जैसे यूपीएस लगाना है तो उसकी बैटरी कहाँ प्लेस करनी है, हमने गैस सिलेंडर यूज़ करना है तो उसके लिए क्या प्रॉपर स्पेस है, कहाँ पे उसको हमने रखना है। तो इन चीज़ों को प्लान करें। सर्दियों में जैसे आपने जिक्र किया कि ज़्यादा वाक़यात होते हैं। हाँ, अब गैस तो किसी घर में नहीं आ रही है, सिलेंडर ऑलमोस्ट अब जब अब तो नया आपने कनेक्शन अप्लाई करना तो 2 साल तक तो भूल जाए, आपको गैस मिलेगी तो आपको सिलेंडर पे जाना पड़ेगा। लेकिन सिलेंडर को लोग किचन में रख लेते हैं, अपने कबर्ड्स में रख लेते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। उसमें से गैस लीकेज हो सकती है, किसी भी टाइम पे वो गैस भर सकती है आपके उसके अंदर। तो वो आपको उसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेस किसी ओपन एरिया में जहाँ पे वेंटिलेशन हो वहाँ पे उसको प्लेस करें। और गैस हीटर्स भी जो मोबाइल हीटर्स होते हैं घरों में, कभी आपने उठा के यहाँ रख दिया, कभी वहाँ रख दिया, वो भी एक बड़ा हैज़र्ड है कि उसमें आपने कभी उसको किसी कारपेट के पास रख दिया, कभी किसी फर्नीचर के पास रख दिया, वो एक वाक़या की सबब बन सकता है। फिर आपको बार बार मोबिलिटी की वजह से उसका पाइप डैमेज हो जाता है समटाइम। तो बेहतर है कि आपको फायर प्लेस उसके लिए डेजिग्नेटेड जगह हो जहाँ पर उसको बनाया जाए। तो ये बहुत सी कंसिडरेशन अगर हम डिज़ाइन स्टेज में ही, प्लानिंग स्टेज में ही इसको कंसिडर कर लें। फिर कंस्ट्रक्शन में मसला आता है हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स का। हम सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ करते हैं, हम जो केबल्स या वायर यूज़ करते हैं वही सब स्टैंडर्ड होती हैं, उसकी इंसुलेशन प्रॉपर नहीं होती, इंसुलेशन डैमेज हो जाती हैं विद टाइम। और तो हमें ही चाहिए एक तो मटेरियल्स में बड़ा कॉशियस हों, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ ना करें, और बिल्डिंग की हेल्थ को भी उसी तरह वैल्यू करें जैसे हम अपनी हेल्थ को करते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि हम अपनी गाड़ियों की जिस तरह मेंटेनेंस करवाते हैं, हमें पता है 5000 किलोमीटर के बाद या 4000 के बाद हमने इसकी इंस्पेक्शन करवानी है, हमने इसकी मेंटेनेंस करनी है, ऑयल चेंज करना है, फिल्टर चेंज करना है। इसी तरह बिल्डिंग को भी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, बिल्डिंग को भी इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है, उसकी भी रेगुलर इंस्पेक्शंस करें, मेंटेनेंस करें और उसके मुताबिक उसको करें। तो कोई ऐसा हम कोशिश कर सकते हैं। डिज़ाइन के टाइम पे हम ऐसा भी मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ कि गर्मी सर्दी से भी हमारे जो है ये वेदर का जो रिएक्शन होता है इससे भी महफूज रह सके। देखिए, इंसुलेशन आप कर सकते हैं, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन के टाइम भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर हीट आपके रूफ से आती है, 70% जो हीट है वो आपके रूफ से आती है, बाकी 30% आपके वॉल से आती है। तो रूफ़ की इंसुलेशन तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप वॉल में भी इंसुलेशन कर सकें तो फिर तो आप और ज़्यादा कर सकें। आप देखें बाहर के मुल्कों में बहुत एडवर्स टेम्परेचर्स होते हैं, कनाडा जैसे कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, लेकिन वहाँ पर वो घरों के अंदर आप देखेंगे बड़े कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में मूव कर रहे होते हैं, रह रहे होते हैं। बाहर बेशक स्नोफॉल हो रही है, -10, -20 पे भी जा रहा है टेम्परेचर, घरों में बड़े वो कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि वो प्रॉपर इंसुलेटेड घर होते हैं। हमारे यहाँ उस तरीके की इंसुलेशन का ट्रेंड नहीं है अभी, क्योंकि उसकी थोड़ी कॉस्ट होती है, लोग उसको नहीं करते। लेकिन अगर आप इंसुलेशन कर लें तो आपकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, जो आपकी हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स हैं घर के, आप एसी चला रहे हैं, इन्वर्टर चला रहे हैं, आप सर्दियों गर्मियों में चलते हैं, तो वो लोड्स कम हो सकते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये भी बता दें, आमतौर पे लोगों को ये लगता है कि अगर वो किसी माहिर की राय लेंगे, किसी इंजीनियर के पास जाएंगे तो बजट आउट हो जाता है। और फिर एक ये भी कंसेप्शन है कि जी आपको बहुत बड़ा घर बना रहे हैं तभी इस चीज़ की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं ज़रूरत है। नहीं, देखिए इंजीनियर्स को या प्रोफेशनल को इंगेज आप करते हैं तो वो टोटल आपका अगर प्रोजेक्ट की कॉस्ट देखें तो वो उसका शायद 1 या 2% भी नहीं होता जो वो सर्विस चार्जेस आपसे लेते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट वो अगर आपकी क्वालिटी इंश्योर कर दें और आपकी सेफ्टी इंश्योर कर दें तो उससे आप बहुत ज़्यादा नुकसान से बच सकते हैं। आपकी जान और माल दोनों महफूज रह सकते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं वाक़यात हो रहे हैं उसमें लोगों के अरबों की सरमायाकारी डूब जाती है। हमने देखे वाक़यात जो हुए इस तरह की, तो उसमें तो लाजमी कमर्शियल बिल्डिंग में तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको इंश्योर करें। हम भी बिल्डिंग्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं, हमारे साथ भी कोई वाक़या किसी जगह पे भी दाना खास्ता हो सकता है। तो हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है कि पूरा एक इकोसिस्टम ऐसा डेवलप हो कि जिसमें बिल्डिंग सेफ्टी को लोग सीरियस लें। और कमर्शियल बिल्डिंग में अब तो मटेरियल्स ऐसे आ गए हैं, फायर स्टॉपर्स आ गए हैं, केमिकल्स ऐसे आ गए हैं कि आप यूटिलिटीज़ को इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं कि अगर आग किसी जगह लगती भी है तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना करे, वो एक कंपार्टमेंट में रहे। और फायर रेटिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आप फायर रेटेड बिल्डिंग्स हों जो 2 से 3 घंटे तक फायर बर्दाश्त कर सकें। अभी हमने देखा है कराची में आयशा मंजिल में आग लगी थी तो
मैं टीवी पे देख रहा था तो रेस्क्यू के एहलकार अंदर जाने से घबरा रहे थे कि बिल्डिंग ही कहीं कोलैप्स ना कर जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पता है कि बिल्डिंग नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं, फायर रेटिंग नहीं है बिल्डिंग की। अगर बिल्डिंग प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट हुई हो, सही मटेरियल्स का इस्तेमाल किया होगा तो 2 से 3 घंटे की फायर रेटिंग बिल्डिंग्स में होती है। सही। तो इतना टाइम होता है कि सफिशेंटली खुदा न खासा कोई वाक़या हुआ भी है तो आपकी इमरजेंसी एड जो है फौरी तौर पे पहुंच सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम इसको कंसिडर करें डिज़ाइन में भी, कंस्ट्रक्शन में भी, तो हम इन वाक़यात से बच सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये कि माहिर लोगों की राय लें, जिस तरह हमारे यहाँ मशहूर मुहावरा है कि नीम हकीम ख़तरा है जान, नीम मुल्ला ख़तरा ईमान, तो इसी तरह ये सारे प्रोफेशनल्स के लिए ये मुहावरा है, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है कि आप किसी भी काम में राइट पर जॉब आप उसको करें। उसके अलावा फिर आप देखते हैं कि आपको रिजल्ट्स भी उस तरह के नहीं मिलते, काम तो आप कर लेते हैं लेकिन रिजल्ट उस तरह का नहीं मिलता। सो ये वो सब चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। अनफॉर्चुनेटली हम इनको नज़रअंदाज कर जाते हैं, कोई एक आधा वाक़या ऐसा होता है तो फिर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, लेकिन ये आप लोगों के सामने इतनी सारी चीज़ें हैं, ये वाक़यात हो रहे हैं। सो प्लीज़ किसी माहिर की राय ज़रूर लीजिए जब भी आप घर बनाएं, जब भी आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आपकी प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपके जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। सो इसके साथ ही जी प्रोग्राम का वक्त तो पहुंच गया इख्तिताम को, लेकिन आप लोगों से हमेशा हम कहते हैं कि आप अपनी सजेशंस हम तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी होती हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए शो लेके आते हैं। सो कोशिश ये होती है कि घर बैठे आपके लिए हम आसानी पैदा करते हैं, आपको तमाम रेट जो है वो घर बैठे बता दें ताकि आपका बजट भी मेनटेन हो जाए। खबरों की सूरत में हम आपको इश्यूज़ वगैरह सब कुछ डिस्कस आपके साथ कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ टैलेंट रखते हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में भी मदद किया जाएगा। कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।